हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एसके सुमन। देखिए, अभी तांडव वेब सीरीज पे विवाद हुआ था। तांडव किस पे रिलीज हुआ है? अमेजन प्राइम वीडियो पे, है ना। और अमेजन प्राइम वीडियो क्या है? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तब पहले हम ये समझते हैं कि तांडव वेब सीरीज पे विवाद क्यों हुआ है और इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट है। अब देखते हैं अगला क्या है स्टार कास्ट। देखिए, सैफ अली खान है जो समर प्रताप सिंह का रोल निभा रहे हैं। डिम्पल कपाड़िया है, अनुराधा किशोर का निभा रही है रोल। मोहम्मद जीशान अयूब शिव शंकर का रोल निभा रही है। देखो, जो मोहम्मद जीशान अयूब हैं, इनका जो स्टेटमेंट है, इनके स्टेटमेंट को लेकर विवाद है। और भी ऐसे किरदार हैं जिनको लेकर ये सीना का रोल निभा रही है कृतिका कमरा, है ना। इनका अब मेन हम देखते हैं कि क्यों है ये विवाद, कारण क्या है विवाद का, कंट्रोवर्सी। वीडियो प्ले करते हैं, देखिए। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। उन्हें तुम लोगों पर सालों साल अत्याचार किए ना, उसी की वजह से तुम लोगों को आरक्षण की लाठी मिल गई। उसके बाद हमें भी अपनी छवि ठीक करनी थी। ये सब नहीं हुआ होता, तुम्हारी औकात थी हमारे सामने बैठ के बात करने की। जब एक छोटी जात का आदमी एक ऊंची जात की औरत को डेट करता है ना, तो वो बदला ले रहा होता है सदियों के अत्याचारों का। अब देखो, इस वीडियो में आपने देखा कि भगवान शिव का जो किरदार निभा रहे हैं जीशान अयूब, उनसे एक व्यक्ति उसी पे प्लेटफॉर्म पे एक खड़ा एक व्यक्ति ये पूछता है कि हम राम के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, शिव का किरदार निभा रहे हैं जीशान अयूब। वो कह रहा है कुछ करिए प्रभु। तो क्या करें, हम नाम बदल लें, इस टाइप से कुछ ये चीजें। और इसके बाद व्हाट द एफ कर बोलते हैं। देखिए, कोई भी धर्म के जो आइडियल होते हैं, है ना, वो इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल तो खैर नहीं ही करेंगे। अगर किरदार निभा रहे हैं तो इन चीजों से बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप कुछ भी बक दीजिए, ये हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देती। क्योंकि संविधान में हमारा स्पष्ट लिखा गया है कि राइट टू स्पीच में दूसरे के सेंटिमेंट को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की आजादी है या कुछ बनाने की क्रिएटिव फ्रीडम की आजादी है तो इसका मतलब कुछ भी आप परोस दीजिए समाज में, तो समाज के लोगों के सेंटिमेंट का भी तो हर्ट हो सकता है ना। उसके कारण ये कॉज देना कि नहीं एक वीडियो से या एक स्टेटमेंट से हमारा धर्म में इतना बड़ा वो परिवर्तन हो जाए या फिर लोगों में इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाए, इससे धर्म खराब नहीं होता है। भाई ठीक है, खराब नहीं होता है, लेकिन आप इस बात को, धर्म जो पार्लियामेंट में जो हमारा संविधान है, वो संविधान क्या एक आदमी के लिए लागू नहीं ना होता है, सबके लिए लागू होता है। किसी भी धर्म, नॉट ओनली हिंदू, किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपशब्द या किसी भी प्रकार का मजाक कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है हमारे संविधान के हिसाब से। क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल दें, ठीक है। तो उनको ये बचा जा सकता है, ऐसे शब्दों से बचा जा सकता है। दरअसल तांडव एक पॉलिटिकल ड्रामा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे चीजों को जो जिस प्लेटफॉर्म पर हम प्रसारित करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देखते हैं, उसका क्या है, वो है क्या? तो वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म है क्या, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये है क्या। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है मीडिया सेवा देने वाली एक ऑनलाइन सामग्री प्रदाता एक प्लेटफॉर्म है जो स्टैंड अलोन उत्पाद के रूप में स्ट्रीमिंग मीडिया प्रदान करती है। मतलब यह शब्द आमतौर पर वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। वीडियो ऑन डिमांड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है, ठीक है। लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, संदेश सेवा या इंटरनेट आधारित वायरस कॉलिंग समाधान को भी इसमें संदर्भित करता है। ओटीटी सेवाएं पारंपरिक मीडिया वितरण
चैनल जैसे दूरसंचार नेटवर्क या केबल टेलीविजन प्रदाताओं को भी दरकिनार कर देती है। ठीक है, जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच है, या तो स्थानीय रूप से या मोबाइल नेटवर्क माध्यम से है, आप अपने अवकाश पर पूरी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि ओटीटी एक वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पर लागू होता है, जो स्ट्रीमिंग, संदेश सेवा, इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग इत्यादि सबको शामिल किया जाता है। यानी कि वो आपके डिमांड पर, आपका डिमांड कैसे है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर पता चलता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म का इंडिया में क्या स्वरूप है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो भारत में वर्ल्ड का सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट है ओटीटी का। ठीक है, एट प्रेजेंट द ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो वैल्यू है ना, वो लगभग 35 बिलियन इंडियन रुपीज में है, विथ नियरली 500 मिलियन इंटरनेट यूजर है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, है ना, जो 8% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहा है। जनवरी 2019 में 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस जो है प्रोवाइडर जो कंपनी है, उन लोगों ने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड बनाया था। उस सेल्फ मतलब 8 ऐसे कंपनी है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, इस टाइप की जितनी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सब ने मिलकर एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड बनाया था, जिसमें देखो नेशनल एम्ब्लेम और नेशनल फ्लैग को कोई भी डिसरप्ट ना करे, या फिर कोई उसको मिलिशियस ना करे, या फिर उसके खिलाफ किसी प्रकार की अभद्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र स्वाभिमान का प्रतीक है ये। तो उस पे कोई भी कंटेंट अगर होगा तो हम नहीं चलाएंगे, इन लोगों ने ये कहा था। यानी कि प्रोहिबिटेड 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट, उस 5 कंटेंट को हम प्रोहिबिट करेंगे जो नेशनल फ्लैग या फिर नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाती हो, पहली। दूसरा यह है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हम वाले कंटेंट को इस पे हम अलाउ नहीं करेंगे। तीसरा है रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने वाला। दूसरा है जो ऐसा कंटेंट जो टेररिज्म को इंकरेज करता है उसको बैन करेंगे, या ऐसा कंटेंट जिसको कोर्ट ने बैन कर रखा है ना, उसको हम ये नहीं, क्योंकि इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो रेगुलेशन नहीं होने के कारण जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या कर रहा है ये, इसमें रेगुलेशन क्यों नहीं है, सवाल उठता है। देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी विकास के क्रम में है। तो विकास के क्रम में है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो अथॉरिटी है वो उसको आधार बना के जो हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट है वो कहता है कि अभी उनका रिसर्च ये कहता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक विकास के क्रम में है। जब समय आएगा तो उस पर हम रेगुलेशन बनाएंगे, वो इनका कहना है। चलिए अब आगे क्या देखते हैं। इशू क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म का? इशू है कि इसका कोई लॉ नहीं है, जो भी हमने बात किया है ना, और जितने भी अदर है जैसे टेलीविजन है, प्रिंट मीडिया है, रेडियो इत्यादि के लिए गाइडलाइन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है क्लासिफाई किया गया है एज ए डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, है ना। इसके कारण इसका कोई रेगुलेशन फिलहाल नहीं है। रेगुलेशन ऑफ ओटीटी कंटेंट, हाल ही में सरकार ने कहा कि भाई इसको कुछ चीजें रेगुलेट किया जाए। 2019 में ही ये बातें आई थी। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, है ना, ये ऑनलाइन कंटेंट जो है उसको अंडर ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020, आपको पता है कि ओटीटी एक ऑनलाइन कंटेंट है और उसको जो है रेगुलेट कर दिया गया किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ईस्वी में। ठीक है,
और इसमें जो लेटेस्ट ऑर्डर दिया गया सरकार के द्वारा, वो क्या दिया गया है, इसको कवर किया गया है डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया। चूंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अगर वरदान है तो अभिशाप के रूप भी उसका दिखने को मिल रहा है, क्योंकि तरह तरह के ऐसे चीजें आ रहे हैं जो समाज में दुर्भावना भी फैलाई जा रही है ना, आपस में द्वेष का कारण बन रहा है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जो खासकर हमसे दुश्मनी मोल लिया रहता है, वो अक्सर जो है एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास करता है, दंगा भड़काने का प्रयास करता है। तो इसके लिए इस सबको रेगुलेट करना भी एक तरह से जरूरी है। डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया इंक्लूडिंग फिल्म एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है ना, इस सबको उसमें शामिल किया गया है। न्यूज हो, करेंट अफेयर कंटेंट हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी है, उसको अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत रेगुलेट किया जाए, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा हम कि इसका असर क्या होगा। असर ये होगा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है, यानी फिल्म सर्टिफिकेशन जो अथॉरिटी है जो देती है, उसकी तरह ये भी अब पहले उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज को हम रिलीज कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि क्या होना चाहिए, डिजिटल अवेयरनेस होना चाहिए। इसके बाद व्यूअर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब आदमी के अंदर जो है वो डिजिटल जागरूकता होना चाहिए कि हम किसी चीज में क्या यूज कर रहे हैं, कौन हमसे क्या मांग रहा है, हम क्या दे रहे हैं, है ना। व्यू जो हम देते हैं वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम ग्लोबली देखते हैं इसका क्या रूल रेगुलेशन है। देखो यहां देखो स्पेसिफिक लॉ है ओटीटी के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स में और कतर में, क्लियर। लेकिन जो बैन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो रसिया में है, चाइना में है, यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है और ईरान में है, क्लियर। जो कोई फॉर्मुलेशन रेगुलेशन नहीं है, इसका फॉर्मल रेगुलेशन नहीं है, वो इजराइल है, जापान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, सॉरी अर्जेंटीना है और इंडिया भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, अल्टरनेटिव ऐप क्या है, ओटीटी की तरह जो है, जैसे अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, उसी प्रकार से अल्टरनेटिव ऐप है, जैसे साउथ कोरिया में है, जापान में है और चाइना में है। अब देखते हैं हम यहां पे आगे जो अदर रूल रेगुलेटरी बॉडी है उसके बारे में। केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, ये क्या है कि टेलीविजन चैनल जो वायलेशन करता है इसके रूल का, है ना, उस पे ये लागू होता है ना। कंप्लेंट कैन बी सेंट डायरेक्टली टू बी मिनिस्टर को आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 2005 जो है रेगुलेट्स बोथ न्यूज एंड इंटरटेनमेंट ऑन टेलीविजन, न्यूज और एंटरटेनमेंट दोनों को रेगुलेट करती है केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 2005। नवंबर 2019 में गवर्नमेंट जो है एक ड्राफ्ट लाई है, ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियडिकली बिल, जो 150 वर्ष पुराना जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 यानी कि 1867 है, उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, यानी कि ये एक अर्ध न्यायिक संगठन है, अर्ध न्यायिक अथॉरिटी है ना। ये प्रिंट मीडिया पर लागू होता है। इसको जो है फॉर्म किया गया था 1966 में, 1966 में पार्लियामेंट के द्वारा। जो ऑपरेशन ये जो वर्क करती है वो अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1968, याद रखिएगा। फाउंडर है पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट स्टेचुअरी बॉडी है। देखो द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए स्टेचुअरी बॉडी है, ठीक है। एजुकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया formed in 1966 by its parliament. It is the self-regulatory watchdog of the press, for the press and by the press, of the press, for the press
बाय द प्रेस, है ना, प्रेस के लिए, प्रेस के द्वारा, ठीक है ना। ये दरअसल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाता है सरकार के द्वारा, क्योंकि देखो मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, तो उसको ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना सही नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर छोड़ा जाता है कि भाई आप ही इस चीज को निर्णय कीजिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी कोई लिमिटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जिसको मर्जी हो लिख दे, उससे आपस में दंगा फैल जाए, लोगों में मनमुटाव हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके जो चेयरमैन है अभी वो है जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, है ना, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, है ना, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये भी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है 2008 में, जो टीवी के कंटेंट को मॉनिटर करता है। आपको पता है जो न्यूज दिखाने वाले चैनल होते हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी न्यूज दिखाने के चक्कर में कुछ भी दिखा दें और उसका परिणाम जो है समाज पे नेगेटिव हो जाए। अभी आप देखिए कि रिपब्लिक टीवी के बारे में आप देखिएगा किस प्रकार से अगर सेल्फ और रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता तो सरकार के अंडर में रहता, तो जो सरकार आएगा वो सरकार अपना ध्वज जमाना शुरू कर देगा टेलीविजन पे, है ना, न्यूज चैनलों पे। तो ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए या फंडामेंटल राइट के लिए वायलेशन है, राइट टू स्पीच का वायलेशन ही होता, इसलिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल बनाया गया है टेलीविजन एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। इसके जो चेयरमैन है जस्टिस रिटायर्ड AK सीकरी है और प्रेसिडेंट जो है वो रजत शर्मा है, जो इंडिया टीवी के हेड है। देखिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो जो जाति, मजहब, पंथ या फिर अस्पृश्यता, है ना, ऐसे चीजों को प्रमोट करता है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, है ना, उसके मामले में ये देखती है ये बॉडी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, और जो सुझाव है वो भी दीजिए, बिल्कुल हम आपके सुझाव सराखों पे। और जो टॉपिक, अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियोस, तो वो भी हमें कमेंट में बताइए, हम बिल्कुल आपके साथ वो टॉपिक शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।